हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। और ये करंट अफेयर्स आपके इन सभी एग्जाम्स को कवर करता है, इंक्लूडिंग योर यूपीएससी एग्जाम एंड स्टेट एग्जाम। ओके, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। आज हम कौन कौन से खास दिन याद करते हैं, उसके बाद रिमेनिंग न्यूज को हम कवर करेंगे विद एमसीक्यू। एंड हाँ, वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज है 16 अगस्त एंड 16 अगस्त 2018 में हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ हो गई थी। तो आज डेथ एनिवर्सरी है 10th नंबर के या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के। इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये 25 दिसंबर 1924 को 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये 10 टाइम लोकसभा के मेंबर रहे हैं फ्रॉम 4 डिफरेंट स्टेट एंड 2 टाइम्स मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं। 3 बार ये हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इन 1996, 1998 टू 1999 एंड 1999 से 2004 के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 25 दिसंबर, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, उसे हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सिंस 2014 से इस दिन को मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई सारे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, वो दिए गए थे, जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये अवार्ड दिया गया था 2015 में। इसके अलावा पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है 1992 में। सदैव अटल इनका आप कह सकते हो कि मॉन्यूमेंट है, जहां पर इनकी समाधि आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारी कंट्री में लॉन्च किए तो बहुत सारे थे। पोखरण जो टेस्ट है 2nd नंबर का टेस्ट, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। और कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी मैं आपको बस 3 इनिशिएटिव्स के बारे में बता रही हूँ। पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। लॉन्च इन 2001। इसके अलावा हम जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसको भी इनिशिएट किसने किया था? पंडित यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ठीक है, 2003 में। ठीक है, ये वो दिन है जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डेफिनेटली आपने ये बोर्ड तो देखा ही होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। जब आप किसी भी गांव में एंट्री करते हैं तो ये बोर्ड आपको देखने को मिलता है। तो इस इनिशिएटिव को भी 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस था ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जो हमारे रूरल विलेजेस हैं। ठीक है, डन। चलिए, इसके अलावा डायरेक्ट एक्शन डे, आज ही के दिन 16 अगस्त को 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में डायरेक्ट एक्शन डे मतलब सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि सेपरेट मुस्लिम होमलैंड, मतलब इंडिया को पूरा डिवाइड कर दिया जाए, एक हिंदू राष्ट्र हो और एक मुस्लिम राष्ट्र हो। तो मुस्लिम होमलैंड के बारे में या पाकिस्तान की डिमांड उठ रही थी। ठीक है, और उसके ही खिलाफ आप कह सकते हो कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत हुई थी 1946 में 16 अगस्त को। ठीक है, जिसको हम सीधी कार्यवाही दिवस के नाम से जानते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये 2 आज के इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, किस तरीके से हम आज के इंपॉर्टेंट डे को हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड मतलब होते हैं आपके वीरता पुरस्कार। ठीक है, हमारे जो पुलिस होती है, आर्म फोर्स हैं, फायर सर्विस के लोग हैं, होम गार्ड्स हैं, वो जो भी एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, तो उनको ये गैलेंट्री अवार्ड या वीरता सम्मान दिया जाता है। हमारे देश में 6 गैलेंट्री अवार्ड है, 6 प्रकार के वीरता सम्मानों को दिया जाता है। उनमें से 3 ऐसे सम्मान हैं जो वॉर टाइम के लिए दिए जाते हैं और 3 ऐसे सम्मान हैं जो पीस टाइम के लिए दिए जाते हैं। तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो वॉर टाइम में युद्ध के समय जो अपना एक्सेप्शनल वर्क करते हैं, युद्ध के समय जो अपना प्रतिभा दिखाते हैं, उनको जो अवार्ड दिया जाता है वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। फिर अगर हम पीस टाइम
शांति काल में गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करें तो पीस टाइम में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। तो ये जो पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 जनवरी 1950 में इंस्टीट्यूट किया था, रेडी किया था, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 से हमारे देश में फोर्स में है। इसके अलावा 1952 में 3 और नए गैलेंट्री अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3, ठीक है। और बाद में हमने 1967 में इनका नाम चेंज कर दिया और रख दिया अशोक चक्र, क्लास 1 को अशोक चक्र क्लास 2 का नाम रखा गया कीर्ति चक्र और क्लास 3 का नाम रखा गया शौर्य चक्र। तो इस तरीके से ये अवार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया इतिहास थोड़ा सा, ठीक है। ये जो अवार्ड थे, ये सारे के सारे गैलेंट्री अवार्ड ट्वाइस इन अ ईयर अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर इनको अनाउंस किया जाता है, इनकी घोषणा की जाती है। सो अभी 78 इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया और इसमें हमने 103 पुलिस पर्सनल्स को अवार्ड दिए हैं, पुलिस मेडल है ऑन द ओकेजन ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे। और इन 1037 पुलिस मेडल्स में से आपको 213 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री देखने को मिलेंगे। ये तो केवल एक इन्फॉर्मेशन है कि 31 मेडल्स जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस को दिए गए हैं, 17 मेडल उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र की पुलिस को दिए गए हैं, 15 मेडल छत्तीसगढ़ की पुलिस को दिए गए हैं, 12 मेडल मध्य प्रदेश की पुलिस को दिए गए। ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है, ऑन द ईव ऑफ द 78 इंडिपेंडेंस डे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड 103 गैलेंट्री अवार्ड फॉर द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनको और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पर्सनल्स को 103 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें से चार आपको देखने को मिलते हैं कीर्ति चक्र और 18 आपको शौर्य चक्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। 4 कीर्ति चक्र हैं और 18 शौर्य चक्र हैं। तो हमें यहाँ पे जो 4 कीर्ति चक्र अवार्डीज हैं उनके बारे में याद रखना है। इनमें से 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको पोस्टुनिमस मतलब देहांत के उपरांत अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है वो पर्सन? तो पहले पर्सन का नाम है मनप्रीत सिंह जी, दूसरे पर्सन रवि कुमार राइफलमैन है और थर्ड पर्सन है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिनका नाम हुमायूं मजमिल भट्ट आपको मिल जाएगा। इनमें से एक और पर्सन है जिनका नाम है मल्ला रामा गोपाल नायडू, ये आपके आर्मी के देखने को मिलेंगे। तो ये 4 अवार्डी हैं जिनको कीर्ति चक्र अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो ये 18 शौर्य चक्र अवार्डी हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 78 इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को होस्ट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11th टाइम फ्लैग को होस्ट किया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 17 टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को होस्ट करने का काम किया है इंडिपेंडेंस डे पे। फिर इंदिरा गांधी जी ने 16 बार, फिर मनमोहन सिंह जी ने 10 टाइम और नरेंद्र मोदी जी ने 11 टाइम यहाँ पर फ्लैग को होस्ट किया है। एज अ पर्सन ये इन अ पर्सन 15th प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने फ्लैग को होस्ट किया। फिर इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 बार फ्लैग को होस्ट करने का काम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्ट किया ही नहीं? तो ये वही हो सकते हैं जिनका टेन्योर बहुत कम रहा हो। गुलजारी लाल नंदा जी और चंद्रशेखर जी, इन्होंने कभी भी फ्लैग को होस्ट नहीं किया। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और अपडेट। वो सारे स्टूडेंट जो बैंकिंग एग्जाम, अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जाम, आरआरबी एग्जाम या फिर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवल उनके लिए ही ये मैगजीन है, ठीक है। कोई भी एसएससी वाला बच्चा, रेलवे वाला बच्चा इस मैगजीन को परचेज नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात? ये मैगजीन केवल और केवल बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए और रेगुलेटरी बॉडी एस्पिरेंट्स के लिए है, या आप किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक आरआरबीज, एसबीआई, ठीक है, उनके लिए ये मैगजीन है जिसमें मार्च मंथ से लेकर जुलाई 2024 की सारी बैंकिंग और इकोनॉमिक जो भी न्यूज़ है उनको कवर किया गया है। इसमें बजट को भी कवर किया गया है। आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगी। सो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 पेजेस की ये मैगजीन है। मार्च से लेकर जुलाई मंथ को इसमें कवर किया गया है, ठीक है, मंथ वाइज है। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। सिंपली प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे सर्च करना पूजा जैन क्लासेस, तो मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे थे कि बैंक के लिए भी कुछ होना चाहिए, इसलिए बैंक के लिए लॉन्च किया गया है। जुलाई मंथ तक का है क्योंकि इतना ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है।
क्योंकि एसएससी जैसा हाल नहीं है कि 1.5 साल का करंट अफेयर्स आ रहा है। बैंकिंग एग्जाम है, मैक्सिमम 6 महीने या मैक्स टू मैक्स गया तो 8 महीने, इससे ज़्यादा का करंट अफेयर्स पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपका पेपर है नहीं और इसमें फिर अगस्त मंथ भी ऐड होगा, सितंबर भी बाद में ऐड होगा, राइट। तो अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे जो एस्पिरेंट हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम, उन सब के लिए ये है पॉलिटी टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको सारे सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज धीरे धीरे मिलेंगी। अभी फिलहाल पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लाइव है, 15 टेस्ट इसमें अपलोड हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 30 हैं, 15 और यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे और आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक वाइज है, टॉपिक को पढ़िए, टेस्ट लगाइए और डिटेल एक्सप्लेनेशन ले जाइए। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो फ्री नोट्स वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पर आपको ये डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, करंट अफेयर्स की पीडीएफ। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इंडिया डेवलप इंडिजीनियस कामिकेज ड्रोन अहेड ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे। तो 14 अगस्त को एक्चुअली ये जो कामिकेज ड्रोन है, जो कि कम्प्लीटली भारत में निर्मित है, इंडिजीनियस ड्रोन है, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी हैज़ अनवील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी फुली इंडिजीनियस कामिकेज ड्रोन। ये आपको कामिकेज ड्रोन देखने को मिल रहा है। ये डू एंड डाई है, मतलब ये क्या करता है, ये टारगेट के पास जाता है, टारगेट के ऊपर घूमता है, पहले तो चक्कर लगाएगा, उसकी प्रिसाइज जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर टारगेट को हिट करेगा। तो डू एंड डाई बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। ये आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जो कि इसमें होम बिल्ड इंजन तैयार किया गया है और इसकी कैपेसिटी, फ्लाइंग कैपेसिटी 1000 किलोमीटर की है। 1000 किलोमीटर तक ये फ्लाई करने में कैपेबल है। ठीक है, पावर्ड बाय द 30 हॉर्स पावर वेंकल इंजन से इसको डिज़ाइन किया गया है। 30 हॉर्स पावर का याद नहीं करना है आपको, 180 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। ये भी ऑप्शनल है, याद करना है तो कर लो, लेकिन हाँ रेंज याद करना इंपॉर्टेंट है, रेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर अभय पसिलकर, डायरेक्टर ऑफ NAL, इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। डन इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात कर लेंगे यहाँ पे, What is DDoS अटैक। अब यहाँ पर देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू चल रहा था, किसके बीच में था, ये डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में। तो ऑब्वियसली बात है, दो इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बीच में अगर इंटरव्यू चल रहा हो तो बहुत सारे लोग होंगे जो देखना चाहते होंगे। लेकिन क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें, इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दें कि जो इंटरव्यू है वो लोड ही ना हो पाए, इंटरव्यू लोग देख ही ना पाए, ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो एलॉन मस्क लाइव ऑडियो इंटरव्यू विद द फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेस टेक्निकल ग्लिचेस ड्यू टू द मैसिव DDoS अटैक। तो अभी DDoS अटैक इसलिए न्यूज़ में है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये कंप्यूटर सेगमेंट है आपका, और JEE के एग्जाम में, CHSL एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं बिल्कुल कंफ्यूज होना कि DDoS पूछ लिया मैडम, ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यहाँ से पूछ लिया कि DDoS क्या होता है। DDoS का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें ये आपका वो पर्सन है जो अटैकर है, ये अटैकर क्या कर रहा है, आपकी स्नूफ्ड आईडी हो गया, फ्रॉड आईडीज हो गई, और बॉटनेट के जरिए क्या कर रहा है, एक फ्रॉड, एक कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण जो लेजिमेट यूज़र होंगे वो टारगेट सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वीडियो को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो DDoS अटैक अकर व्हेन मल्टीपल सोर्सेज ओवरवेलम अ सर्वर विद एक्सेसिव ट्रैफिक मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लेजिमेट यूजर टू एक्सेस द सर्विस। दिस कैन रिजल्ट इन अ स्लो लोडिंग टाइम्स, और या फिर ये लोड नहीं हो पाएगा या कंप्लीटली इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके के अटैक यहाँ पर किए जाते हैं, स्नूफ्ड आईडी बना के, फेक आईडीज़ को क्रिएट करके, रिमोट कंट्रोल लिंक या बॉटनेट कंट्रोलर बना के, इस तरीके से अटैक किए जाते हैं, जिसे हम DDoS अटैक कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ और पर्सन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किस देश के मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेड एंड एसोसिएशन भारत में विजिट करने आए थे और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एग्रीमेंट साइन किया। तो न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत में विजिट करने आए थे। या क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि टॉड मैकले
जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये किस कंट्री से हैं, तो न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जो भारत में विजिट करने आए हुए थे। तो जब विजिट करने आए होंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं मम्मा जी, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे मुलाकात होगी और कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो डेफिनेटली साइन हुआ होगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे टॉड मैकले इन इंडिया, न्यूजीलैंड इन इंडिया टू बूस्ट एग्रीकल्चर टाई। तो इनका विजिट हुआ था, ठीक है, और इन्होंने मुलाकात किसके साथ की थी, तो शिवराज सिंह चौहान के साथ की थी और इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पहला क्या है, न्यूजीलैंड हैज़ लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन मैंगोज। तो न्यूजीलैंड ने हमारे जो पोमेग्रेनेट या अनार हैं और मैंगोज आम हैं, इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था इनके इंपोर्ट पर और इसको हटा दिया गया है। मतलब हमारे जो फ्रूट्स हैं मैंगोज एंड पोमेग्रेनेट्स, इनको हम वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं न्यूजीलैंड में। इसके अलावा इंडिया ने भी कुछ काम किया है। न्यूजीलैंड थैंक इंडिया फॉर द रिजम्पशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ पाइन लॉग्स फ्रॉम द न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो पाइन लॉग्स या लकड़ी जो होती है ना उसको इंपोर्ट करता है और इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था बिकॉज ऑफ द फ्यूमिगेशन रिलेटेड इशू, और वापस से हमने इसको लिफ्ट कर लिया। वापस से हम पाइन लॉग न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि न्यूजीलैंड मैंगो को इंपोर्ट करेगा वापस से, वैसे ही हम पाइन लॉग को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। अगर हम बात करते एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है विच इज़ फ्यूमिगेशन। तो अगर इसको देखें तो फ्यूमिगेट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कोविड में कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो कोविड के समय हॉस्पिटल में ऐसे इस तरीके से स्प्रे किया जाता था, या मॉस्किटो हो जाते हैं तो हम स्प्रे करते हैं ना। तो हॉस्पिटल फ्यूमिगेटेड आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ कोरोना, मतलब आप क्या कर रहे हो, धुआं दे रहे हो, ठीक है। ये शब्द आप यहाँ से तैयार कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया मेनली इम्पोर्ट वूल, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फ्रूट एंड नट्स, ये सब हम इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। और न्यूजीलैंड अगर बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, इट्स एक्सपोर्ट टू द न्यूजीलैंड। हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, आपके जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं, स्टोन, टेक्सटाइल को, ठीक है। नेक्स्ट, थाईलैंड्स टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। ये है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर और इनको टाटा बाय बाय कह दिया है थाईलैंड के कोर्ट ने बिकॉज ऑफ द वायलेटिंग एथिक्स, ऐसा इन पे एलिगेशन था। इनका नाम है श्रेथा थेबिसन, ठीक है। तो श्रेथा थेबिसन, इनको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया है बाय द थाईलैंड टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थेबिसन इज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द थाईलैंड इन द पास्ट 16 ईयर टू बी द रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द वर्डिक्ट ऑफ द थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब थाईलैंड का क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हटा दो तो पूरी की पूरी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पर क्या फंक्शनिंग है, द कैबिनेट विल रिमेन इन द प्लेस, यहाँ पर कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हो रही है, एंड फंक्शन एज द केयर टेकर कैबिनेट until a new prime minister is approved by the parliament of the Thailand। नए प्राइम मिनिस्टर को ये अप्रूव करेंगे, इनकी पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। जैसे कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही थाईलैंड में भी बाइकैमरल आपको पार्लियामेंट देखने को मिलती है। 500 मेंबर लोअर हाउस से और 250 मेंबर आपको सीनेट या अपर हाउस से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और देयर इज नो लिमिट, नो टाइम लिमिट फॉर द पार्लियामेंट टू इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। अगर हम थाईलैंड के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है थाईलैंड जो कि आपके साउथ एशिया की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल आपको बैंकॉक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम थाईलैंड के बारे में बात करें तो इसे किंगडम ऑफ थाईलैंड भी कहा जाता है, जिसको हम पहले श्याम के नाम से, SIAM के नाम से जानते थे। इसे लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट इज द नेशनल एनिमल ऑफ द थाईलैंड, ठीक है। करेंसी क्या है, बहुत आपको इसकी करेंसी मिल जाएगी, बैंकॉक इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिसेंटली भीम को अपने से अलग करके एक नया सब्सिडरी क्रिएट कर लिया है। NPCI ने कहा कि लगातार ये जो फोन पे है, गूगल पे है, इनका मार्केट तो बढ़ रहा है, UPI अगर लोग कर रहे हैं तो फोन पे से कर रहे हैं, गूगल पे से कर रहे हैं, लेकिन भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। तो मार्केट में भीम एप्लीकेशन का और डिजिटल ट्रांजेक्शन में भीम एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर NPCI ने इसको एक सेपरेट एंटिटी या सेपरेट सब्सिडरी बना दिया है। वही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज स्पिनिंग ऑफ इट्स भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब भीम एप्लीकेशन इनटू अ स्टैंड अलोन सब्सिडरी टू इनहांस इट्स प्रेजेंट इन द डिजिटल पेमेंट मार्केट। और ये जो नई एंटिटी है, नई सब्सिडरी क्रिएट की गई है, इसके जो हेड बनाए गए हैं, जो CEO बनाए गए हैं, वो कौन है, फॉर्मर बैंकर ललिता नटराज विल हेड द न्यू सब्सिडरी एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो ललिता नटराज आपको इस नई एंटिटी के CEO देखने को मिल जाएंगे। डन।
नेक्स्ट बात करते हैं, दो और नाम है यहाँ पर, ये है, इनको तो आप लोग जानते होंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किसीदा, और इन्होंने कहा है कि मैं सितंबर के मंथ में स्टेप डाउन कर लूंगा, मतलब रेजिग्नेशन देने की बात और प्राइम मिनिस्टर के पद को छोड़ने की बात की गई है बाय द जापान प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है फ्यूमो किसीदा। कब? सितंबर मंथ में। इसके अलावा यहाँ पर एक और पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, इनको तो आप लोग सभी जानते हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, एस सोमनाथ इनका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे कर्नाटका के जो गवर्नर है थावर चंद गहलोत, इन्होंने एस सोमनाथ जी को डॉक्टरेट का उपाधि या डॉक्टरेट का टाइटल यहाँ पर दिया है बाय द बैंगलोर यूनिवर्सिटी। सो गवर्नर थावर चंद गहलोत अवॉर्डेड द ऑनरी डॉक्टरेट अवॉर्डेड बाय द विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेलगावी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारबाड़ ऑन द इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ जी को ये डॉक्टरेट का टाइटल यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अब इनको भी आप लोगों ने देखा होगा, वल्चर हैं ये। तो हमें एक झारखंड में वल्चर मिला और वल्चर के पास इस तरीके से कॉलर आईडी देखने को मिली और उस कॉलर आईडी में लिखा हुआ था ढाका। क्या लिखा हुआ था? ढाका। चलिए अब देख लेते हैं क्या हुआ। वल्चर विद अ ढाका कॉलर फाउंड इन द झारखंड रिसेंटली इंडेंजर वाइट बैग्ड, क्योंकि इसका बैक आप देख रहे हैं वाइट है, तो वाइट बैग्ड वल्चर विद एन इंजरी वाज डिस्कवर्ड इन द डैम इन द झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट। इस वल्चर के पैर में एक मेटेलिक रिंग फिट थी जिसमें डिपिक्ट था, जिसमें लिखा हुआ था ढाका, ठीक है। पुलिस सस्पेक्ट दैट जॉन मैलॉट, a bird research from the Dhaka who is associated with UK based Royal Society for Protection of Birds, released the vulture after fitting it with a solar power radio tracking collar in order to monitor the birds movement from Dhaka to Jharkhand। ऐसा पुलिस का कहना है कि यहाँ पे जो रिसर्च सेंटर है ढाका में, उसने क्या किया, इस सोलर पावर रेडियो ट्रैकर को फिट किया वल्चर के पैर में और उसको छोड़ दिया उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, किस तरीके से वो ढाका से झारखंड तक मूव हो रहा है, ठीक है। अगर हम इस वाइट बैग्ड वल्चर के बारे में बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, एक तरीके से पूरे का पूरा साउथ एशिया में आपको देखने को मिलते हैं। इनका हैबिटेट मोस्टली ये प्लेन एरिया में पाए जाते हैं और बहुत ही कम है कि हिली एरिया में देखे जाए। किसी भी सिटी के पास, गाँव के पास इनको ईजिली देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हिंदू मैन फ्रॉम बांग्लादेश becomes the first person to get a citizenship under the CAA। इनका नाम है दौलन दास। दौलन दास जिनका जन्म सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबे समय से आसाम में रह रहे हैं। इन 1988 से आसाम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे 1988 से ये भारत में रह रहे हैं और इन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था एंड फाइनली इनको सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट अ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2019। अब इस एक्ट के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसने सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को रिप्लेस करने का काम किया है, ठीक है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आपको सिटीजनशिप के बारे में बात की है। हमारे देश में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का है, जो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करने का काम किया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया है, अराउंड 40 मिनट का है, बट 40 मिनट पे मैंने विद MCQ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। हमारे देश में जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है वो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। तो इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 टू मेक इलीगल माइग्रेंट हु आर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं और कहाँ से आए हुए हैं, फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये एलिजिबल हैं फॉर इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो कम्युनिटी है भारत में एंटर की हो ऑन और बिफोर December 31, 2014। तो यहाँ पर इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। नाउ बात करते हैं रिलैक्सेशन।
द अमेंडमेंट रिलैक्स द रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 11 ईयर टू 6 ईयर फॉर दीज कम्युनिटीज़। जो मैंने अभी 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में बात की है, उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है बाय द नेचुरलाइजेशन। बट यहाँ पे कुछ सर्टेन कंडीशन भी हैं। इट एग्जम्प्ट मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन अंडर द फॉरेन एक्ट ऑफ 1956 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। इसके अंदर अगर आपके इन आर्टिकल्स या इन एक्ट के अंदर अगर कोई केसेस चल रहा है तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द अमेंडमेंट फॉर द इलीगल माइग्रेंट विल नॉट अप्लाई टू सर्टेन ट्राइबल, मतलब जो आपके शेड्यूल 6 वाले स्टेट आते हैं, आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आते हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट लगता है, उन एरियाज में आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डन। नेक्स्ट बात करेंगे ICMR एंड Panacea Biotech initiate the first dengue vaccine phase 3 clinical trial in India with indigenous dengue vaccine जिसका नाम है Dengue-All। तो Dengue-All इंडिया की मेड इन इंडिया डेंगू वैक्सीन है जिसको इंडिया ने मतलब ICMR और Panacea Biotech ने मिलकर डिजाइन किया है और इसका 3rd स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसलिए आपको ये न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड Panacea Biotech हैव अनाउंस्ड द इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट एवर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल फॉर डेंगू वैक्सीन इन इंडिया। और इसका ट्रायल कहाँ पे किया जा रहा है? ट्रायल हो रहा है, आप देखेंगे, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक में। और इस वैक्सीन का नाम है Dengue-All। डेंगू जो है एक वायरल फीवर है जो वायरस के कारण होता है, लेकिन इसका जो कह सकते हो कि कैरियर है वो मॉस्किटो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, व्हाट इज द नेम? तो यहाँ पर मैंने कल आपको बॉम्ब के बारे में बताया था, एक गौरव था और एक गौतम था, तो ये गौरव के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है Which state government recently declared the ancient monument of Mesolithic era located in Ratnagiri as a protected monument? तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पर इसे प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट है Who won the NIUA NMCG Best Thesis Award in the Post Graduate category for the year 2024? तो यहाँ पे बेस्ट थीसिस अवार्ड 2024 पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी में साक्षी को दिया गया है। ऑप्शन ए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बेस्ट थीसिस अवार्ड इन द पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी फॉर द ईयर 2024 गोज टू द साक्षी। ऑप्शन ए। इन विच स्टेट विल द फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज वीमेंस कबड्डी लीग बी ऑर्गेनाइज्ड? तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा स्टेट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as a new head coach of Indian Junior Men's Hockey Team? किसे बनाया गया है? PR श्रीजेश को बनाया गया है, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों को ननकाई ट्रफ के बारे में बात की थी जिसके कारण एक मैसिव अर्थक्वेक देखा गया है इन जापान। क्या है ये ननकाई ट्रफ? तो ये आपका बेसिकली सबडक्शन जोन है जहां पर यूरेशियन प्लेट एंड फिलीपीन सी प्लेट का सबडक्शन हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज विदड्रॉ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यूनेस्को कलिंगा प्राइज? कलिंगा प्राइज से जो कि इनिशिएट किया गया था बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा स्टेट, इससे विदड्रॉ करने की बात किसने की है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा ये इंस्टा ID है, आप इसमें भी फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।